जय हिंद दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, आप जानते हैं एमपी वर्ग 3 की टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन है, 5 मिनट आप देंगे, आपको कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको पता चल जाएगी। पेड कोर्स में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं अपन, आपके सिलेबस में है, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका, स्रोत एवं विशेषताएं, इससे पहले जो वीडियो डली हुई हैं उनको देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। बहुत ऑथेंटिक कंटेंट है, बिल्कुल भी आपको पेड कोर्स वगैरह में मिलने नहीं वाला है, ठीक है। ये जैसे इसमें पहले हमने कुछ देखा था, वो थोड़ा सा जो है फिलॉसफी टाइप के सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो उनके बारे में हमें थ्योरी भी देखनी थी। लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में अपन पूरा करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में इन द सेंस ऐसे एमसीक्यू रहेंगे और उनकी व्याख्या को मैं पूरा आपको डिटेलिंग दूंगा उसके लिए, और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पेड कोर्स में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, मेरा विश्वास रखिए, ठीक है। विश्वास बनाए रखिएगा अपना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका मतलब होता है आपका प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, ठीक है। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। इसमें जोड़ा गया आपको उद्देशिका, जो कि आपकी प्रस्तावना कहलाती है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब इनकी अपन डिटेलिंग देखते हैं, ठीक है। डिटेलिंग में यहाँ पर क्या दिया गया है, डिटेलिंग इनकी कहती है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन ही है। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक सेकेंड। आपने 44वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या होता था, पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया था उसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसी तरह ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता रहेगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएंगे अपना। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है अपन ने? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, वो अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगर आपसे पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है, तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य हमने लिया है। अगर आपसे पूछता है कि हमने संघीय ढांचा, मजबूत संघीय ढांचा कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। इसके अलावा हमने डीपीएसपी, जिसे नीति निर्देशक तत्व कह देते हैं, वो कहाँ से लिया है? तो डीपीएसपी से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से जरूर देखना है और हमें जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना है आपको। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता भी याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया है, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया है। ये सारा ब्रिटेन से लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। एकल नागरिकता तो कई बार पूछा गया है आपसे। इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना अगर पूछता है कहाँ से लिया है, तो पंचवर्षीय योजना हमने रूस से लिया है, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण बताती है, ठीक है, बनाती है? तो आपका जो है संविधान संशोधन की विभिन्न जो विधियां हैं, ये आपके संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण बनाती है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग देखते हैं और इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 अलग अलग विधियां दी गई हैं। साधारण बहुमत के द्वारा कुछ संशोधन हो जाते हैं। देखिए, संशोधन किए क्यों जाते हैं, पहले तो ये समझिए। आपके संविधान को बना दिया गया, ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि आने वाले वक्त में ये संविधान जो है, जो लिखा हुआ है, वो रिलेवेंट रहेगा। कोई चीज़ स्थायी तो नहीं होती, समय के साथ बदलती रहती है। तो हमारे संविधान को भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है समय के हिसाब से। तो उसी तरह संविधान को अपडेट करने के लिए बीच बीच में संविधान संशोधन किए जाते हैं।
यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया होती है ना। इसको संविधान को अपडेट करने के लिए उसमें नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं या कुछ पुरानी चीज़ें हटाई जाती हैं। ठीक है, जैसे संपत्ति का अधिकार आपका था, ठीक है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति का अधिकार जब आपके पास मौलिक अधिकार था, उस समय पर जो है लोगों को लगा होगा कि संपत्ति के अधिकार को लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए कि कोई उनसे छीन ना सके। लेकिन बाद में जब सरकार को ज़रूरत महसूस हुई, मान लीजिए आपके ज़मीन में कोयला मिला, हीरा मिल गया मान लीजिए, और आपकी ज़मीन को सरकार लेना चाहती है, लेकिन चूंकि आपका वो मौलिक अधिकार है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, मैंने बताया था। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो वहाँ से जो है सरकार को दिक्कत उत्पन्न होती थी। तो 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। पहले आर्टिकल नंबर 31 में था ये संपत्ति का अधिकार। तो 300A में डालने से क्या होता है कि सरकार को जब आपके ज़मीन के नीचे या सरकार को जब आपकी ज़मीन लेनी होगी, तो सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है उचित मुआवजा देकर। जो सरकारी रेट चल रहा होगा बाजार का, उसके हिसाब से आपके ज़मीन का आपको उचित मुआवजा देकर आपकी ज़मीन ले सकती है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरत हुई ना महसूस, तभी ना सरकार को इससे प्रॉब्लम हो रही थी जब ये आपके मौलिक अधिकार में डला था। इसीलिए संविधान को अपडेट करने की ज़रूरत रहती है, इसीलिए संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य के विधानमंडल और अनुसमर्थन के द्वारा। ये भी जैसे एक तो साधारण बहुमत से पास कर देंगे, संविधान संशोधन बन जाएगा। एक किसी में विशेष बहुमत, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा तो विशेष बहुमत लेंगे, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा तो उसमें आपका विशेष बहुमत तो रहेगा ही रहेगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत रहेगा। उसके साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्य के जो विधानमंडल, विधानमंडल मतलब इसमें होंगे विधानसभा और कहीं कहीं पर विधान परिषद भी हैं, तो उन सब का समर्थन चाहिए होगा, तभी वो कानून नया बन पाएगा, ऐड हो पाएगा आपके संविधान में। समझ पा रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो जो है इस हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया संविधान संशोधन को। अब यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, देखिए, कठोरता और लचीलापन। मतलब कि कहीं कहीं पर हमारा संविधान कठोरपन दिखाता है। कठोरपन इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पर कठोरपन से मैं आपको बात बताना चाहूँगा। कठोरपन आपको कहाँ महसूस होगा, जहाँ पर आपको लचीलापन, कठोरपन आपको कहाँ महसूस होगा, कहीं कहीं पर तो आप साधारण विधेयक के द्वारा संविधान संशोधन देख ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वही अपडेशन की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि संविधान संशोधन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर आपको कठोरता दिखाई देगी। और हमारे संविधान में लचीलापन है। लचीलापन मतलब हम अपने संविधान को समय समय पर समय के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, तो ये आपका लचीलापन कहलाता है ना। तो इसीलिए हमको हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहलाता है, क्योंकि संविधान संशोधन की विभिन्न विधियां हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संविधान लिख दिया गया है पहले तो वो अपडेट ही नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मैंने आपको बताया डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लिया है। जो आपका इमरजेंसी वाला प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान, तो जरूर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कह देते हैं डीपीएसपी, को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जितने भी आपकी सरकार योजनाएं वगैरह चलाती है ना, डीपीएसपी के तहत ही चलाती है भाई मेरे। आर्टिकल 37 से आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको डीपीएसपी देखने के लिए मिलेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा हो, चाहे वो गौवंश के वध पर निषेध हो, या वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी आपको कंडीशन मिलनी चाहिए काम करने के लिए, मतलब आप जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ आपको काम करने लायक माहौल मिलना चाहिए। मातृत्व अवकाश जो मिलता है ये सब आपको डीपीएसपी के तहत ही मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डीपीएसपी किसी भी राज्य को बहुत अच्छा स्मूथली चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए जाते हैं। 3 प्रकार के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से न्याय हैं, आपको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए,
मैंने बताया सामाजिक न्याय का मतलब जैसे आर्टिकल 17 कहता है कि आप छुआछूत का अंत हो चुका है। अगर कोई छुआछूत वाली प्रैक्टिस कर रहा है किसी समाज में तो वो समाज के लिए धब्बा है, और जिस समुदाय के साथ छुआछूत कर किया जा रहा है वो उस समुदाय के साथ जो है सामाजिक न्याय नहीं किया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय सबको होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक न्याय होना चाहिए, मतलब कि कहने का ये आर्थिक न्याय अभी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब ना होता जाए, सबको समान रूप से जो है आर्थिक स्थिति सबकी, पैसा मतलब सबके पास समान रूप से वितरित होना चाहिए। और तीसरा राजनीतिक न्याय, मतलब आपका वोटिंग राइट वगैरह, ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय को ही वोटिंग राइट मिले, सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मिल रहा है। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, पहले ऊपर हमने देख लिया है। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप यूएसए में जाओगे ना, तो यूएसए में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो 50 राज्यों का आपस में समझौते के कारण बना हुआ है राज्य है। उससे अगर कोई भी राज्य निकलना चाहे ना संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो वो राज्य निकल सकता है। जैसे अभी अलास्का में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, इनका अभी मीटिंग हुआ था कल या परसों की डेट में। तो अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, रूस ने अमेरिका को बेच दिया था, तो वो भी एक स्टेट बन गया, टेक्सास हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ऐसे करके 50 स्टेट 50 राज्य हैं अमेरिका में एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कभी भी चाहें तो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है, जैसे एक यूएसए की अलग नागरिकता होगी और उस राज्य की अलग नागरिकता होगी, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे भारत में हर व्यक्ति इंडिया का नागरिक होता है, और हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं मिले हुए हैं वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। तो भारत का संघ जो है बहुत मजबूत है, और यही चीज़ हमने कनाडा से ली हुई है, अमेरिका से नहीं ली हुई है, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता होती है, ना कि आपकी मध्य प्रदेश की नागरिकता होगी या उत्तर प्रदेश की नागरिकता होगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना किसी विशेष राज्य का। समझे, यही होता है इसका मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया? तो मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप अभी रूस कहते हैं, वहां से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। ठीक है, देखिए व्याख्या, मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से लिया है, अब रूस में संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा जो है टेलीग्राम चैनल को। ये आपकी जो लाइन है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ली गई थी। कब डाली गई ये? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और भाग 4A में ये आपका मौलिक कर्तव्य डाला गया। और ये सारे के सारे जहाँ जहाँ भी मैंने जो है यहाँ पर मार्क किया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं और हर एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर दिया गया है, आप इसकी वैल्यू को समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। कोई यहाँ पर जो है राजा का बेटा ही राजा नहीं बन जाता है, जो है यहाँ पर जो भी आपका राष्ट्र प्रमुख होगा, राज्य प्रमुख होगा, वो निर्वाचित होकर आएगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता, राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मुखिया आपका निर्वाचित होता है, सरकार का मुखिया निर्वाचित होता है, राज्य का मुखिया आपका निर्वाचित होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, वही गणराज्य कहलाता है। और इसका व्याख्या है, गणराज्य का अर्थ देश का मुखिया भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत रूप से। यह राजशाही के विपरीत होता है। ठीक, ये हमने जो है वहाँ से नहीं लिया है, ब्रिटेन से नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में राजशाही चलती है। ठीक है, वंशानुगत। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो आप विधायक और सांसद चुनते हैं वही लोग चुनाव करके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं। डायरेक्ट चुनाव विधायक और सांसद चुनते हैं, विधायक सांसद को किसने चुना? आपने चुना, तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हो, आपके प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और इसकी पद्धति होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वर्तमान में भारत की जो है राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है,
और ये कहाँ से भी रिलेटेड हैं और किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, आ चुका है आपके व्यापम के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र तथा संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको पहले ही बताया, कनाडा से लिया गया है, कनाडा। ठीक, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र से में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब आपका राज्य भी फ्री नहीं है। देखिए, केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति मतलब राज्य की जितनी भी कार्य प्रणाली है ये सब कौन देखता है? राज्यपाल देखता है, जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है कि राज्य अपने जो है स्मूथली काम कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो काम नहीं कर रहा है, ये सब राज्यपाल देखता रहता है। प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यह भारत की विशिष्ट संघीय संरचना को दर्शाता है, मतलब अल्टीमेट शक्ति हमारे पास संघ के पास होती है, मतलब सेंट्रल के पास होती है। अगर राज्य अपनी औकात से बाहर जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र अपने हाथ में सत्ता ले लेता है और वहाँ पर राज्य सरकार को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, भारतीय संविधान को उधार कथैला या विभिन्न संविधानों का पैबंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने जो है क्या किया है, क्योंकि हमने अन्य देशों के संविधान से कई प्रावधान लिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमने वहाँ से उधार लिया है। वहाँ की जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो हमारे देश को सूट करती थी, वो हमने ले लिया है। तो हमने लिया वहाँ से है, लेकिन कहते हैं कि उधार का थैला है, तो हमारे संविधान को उधार का सहला कहते हैं, थैला कहते हैं। ये विभिन्न संविधानों का पैबंद इसीलिए कहते हैं भाई। ठीक है, याद रखना। लेकिन हमको सूट करता है तो हमने ले लिया। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग यह घोषणा करता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है? तो जो है भारत एक कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी घोषित करते हैं, आयरलैंड से लिया है हमने, आपको मालूम होना चाहिए। और डीपीएसपी कहाँ पर है आपसे अगर पूछता है तो भाग 4 में है, भाग 4A में है। अब फिर से क्या है भाग 4A में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाग 4 में डीपीएसपी है आपका, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक समानता का कोई उल्लेख नहीं है। न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर की समानता है, आर्थिक समानता है, लेकिन राजनीतिक समानता का आपके संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता का उल्लेख करती है। हालांकि सीधे तौर पर राजनीतिक समानता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वयस्क मताधिकार और सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार के माध्यम से राजनीतिक समानता सुनिश्चित की गई है। आर्थिक समानता का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक न्याय के तहत आता है, तो डायरेक्ट रूप से आपकी राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? तो जापान से लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, जापान से लिया हुआ है हमने। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली हुई है। और इसकी व्याख्या अगर अपन देखते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है समझिए, किसी व्यक्ति को उसके जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब ऐसा करने की एक विशिष्ट वैध कानूनी प्रक्रिया होती है। समझे इसका मतलब क्या होगा? देखिए, नहीं समझे तो समझिए। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप सो ही रहे हो, तो आपका सोना मान लीजिए किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्टली नींद से नहीं उठाया जा सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कि वैध कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रॉपर लिखा होना चाहिए, आपके आईपीसी सीआरपीसी संविधान में लिखा होना चाहिए कि भाई अगर किसी फलाने को अगर सो रहा है कोई, और ज़रूरत से ज़्यादा सोने पर अगर किसी को प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है किसी दूसरे को उसके सोने के कारण, तो उसके लिए ये नियम और रेगुलेशन है, तो उसको नींद से जगा दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसे ही जाके किसी को नहीं, आप किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब इसके ये है। आई होप आपको मैं जो है आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी ऑथेंटिक लग रही हो, क्वेश्चन ऑथेंटिक लग रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई मेरे। सब कुछ फ्री है, बस एक ही चीज़ तो मांग रहा हूँ आपसे, सब्सक्राइब और लाइक। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि केवल वयस्क नागरिक ही बिना भेदभाव के मतदान कर सकते हैं। बिना भेदभाव के मतलब
अगर वो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के हैं, तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, काला हो, गोरा हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल कास्ट का हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ उसके पास वोटिंग राइट का अधिकार होता है। इसका मतलब ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। नस्ल, जाति, भेद, साक्षरता, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको ये अधिकार होता है। इसीलिए कहा गया है कि आपका जो है लोकतंत्र वहाँ पर ज़्यादा सफल होता है जहाँ पर सभी नागरिक पढ़े लिखे होते हैं। अब मान लीजिए कोई नहीं पढ़ा लिखा है, तो वो सामने वाले की वेशभूषा को देखकर भी इम्प्रेस हो जाता है और उसको वोट कर देता है, जबकि वास्तविकता में उसकी राजनीतिक समझ सामने वाले नेता की जीरो होती है। लेकिन उसके वेशभूषा से इम्प्रेस होकर भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं है, समझ कब नहीं होती, जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता। तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी समझ नहीं है, तो उसकी वेशभूषा से वो इम्प्रेस होकर उसे वोट दे देगा, और वास्तविकता में उसको वोट नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए पहले दार्शनिक जो लोग थे, फिलोसफर लोग थे, जो उन्होंने कह के गया था, उन्होंने कहा हुआ था कि लोकतंत्र वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या, साक्षरता दर कम होती है और लोग सामने वाले नेता की वेशभूषा से प्रभावित होकर उसको वोट कर सकते हैं और एक गलत नेता चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसके यही है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है? तो महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। यहाँ पर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक अधिकार ऑस्ट्रेलिया से, इसके अलावा सर राष्ट्रपति पर महाभियोग ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, सॉरी, लगता है कुछ मैंने गलत बोल दिया। देखिए, यहाँ पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, आपका महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका से और क्या लिया है हमने? मौलिक अधिकार लिया है। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची लिया है। कनाडा से हमने मजबूत संघ लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन स्थिति ली है। ठीक, और जर्मनी का अगर आपसे पूछता है, आपके विश्व इतिहास भी है, अगर जर्मनी का तानाशाह का नाम क्या था, तो हिटलर था, हिटलर। और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? मीन कैंप, मेरा संघर्ष। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका से लिए हैं। क्या क्या चीज़ें ली है हमने? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, और न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन, चलिए बाद में पढ़ेंगे अपन। इतना याद रखिए कि ये 3 चीज़ें हमने अमेरिका से ली हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, समानता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती है? तो केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है भाई? ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, सशक्त केंद्र वाली। और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति ये हमको दर्शाती है, हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। ठीक, समवर्ती सूची हमने देखा, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक, समवर्ती सूची क्या होती है? देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो केंद्र जिन जिन विषयों पर कानून बनाता है वो केंद्र सूची के विषय हैं, जहाँ पर राज्य जिन विषयों पर कानून बनाता है वो राज्य की सूची के विषय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे आपका शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित तो स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता का क्या अर्थ होता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है? इसका समझाने का मतलब है, समझाने का मतलब न्यायपालिका का सरकार या विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होना।
तभी ना देखते हो कि न्यायपालिका पर नेताओं का नियंत्रण नहीं होता, वो एकदम स्वतंत्र होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और यह विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया हुआ है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है कॉन्सेप्ट है, हमने अमेरिका से अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंग जैसे कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करती है, मतलब नेताओं के दबाव में नहीं आती है। अगला है संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, तो पहले ही मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है हमने, ठीक। अगला प्रश्न आपका डायरेक्ट याद रखना, वो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, हम वोट दे के सरकार को ऊपर भेजते हैं, वो लोग संसद में हमारी मांगों को उठाते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारे लिए सरकार स्मूथली चलती है। जो भी काम करती है सरकार लोगों के लिए ही तो करती है, रोड बनवाती है, सड़क जो है अस्पताल बनवाती है, ये सारी चीज़ें। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, ठीक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की लिखित विशेषता का महत्व क्या है। लिखित विशेषता का महत्व है यह सरकार के अंगों की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। मतलब लिखित लिखित में आपको कोई चीज़ आप बोलते हैं ना, आपको कोई बोलता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए, अगर कोई बोलता है कि जान दे दूंगा, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ या करती हूँ कि आपके लिए मैं जान दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप बोलो उसको लिखित में दो, स्टाम्प पेपर में लिखित में दो। मतलब एक प्रूफ हो जाएगा ना, जब आप अपने बात से मुकरोगे या जब आप अपनी औकात से बाहर जाओगे तो आप उसको लिखित में बता पाओगे कि आपने ये मुझे लिखित में दिया था, रिटर्न में दिया था, रिटर्न में। इसका मतलब ये होता है, तो यही वही चीज़ तो यहाँ पर दी हुई है भाई, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं, जिसका अर्थ होता है एक दस्तावेज में संहिताबद्ध, ये बता दिया। सरकार के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखो सरकार के तीन अंग होते हैं। विधायिका, विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, विधायिका कानून बनाती है, मतलब आपका संसद हो गया, संसद हो गया, या जो है विधानसभा राज्यों में हो गई। कार्यपालिका मतलब जो लागू करवाती है, लागू करवाती मतलब आपका पुलिस, पुलिस व्यवस्था आपका लागू करवाने वाली हो गई। और न्यायपालिका, अगर इन दोनों में कोई दिक्कत होती है तो न्यायपालिका जो है न्याय करती है, ठीक है। ये तीन सरकार के अंग होते हैं। तो इनकी शक्तियों का स्पष्ट रूप से, इनकी शक्तियों का और सीमाओं का लिखित विवरण है अपने पास, और अमेरिका के संविधान से प्रभावित विशेषता है ये, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं भाई, और आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी सोच रहे होंगे बार बार ये क्यों बोल रहा है ऐसा, तो बार बार मेरे बोलने का जो है आशय भी तो है भाई, क्योंकि कोई पैसे वैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ आपसे, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपको और ऑथेंटिक कंटेंट दें। और क्या मिलेगा अपने को, ठीक है। मैं कभी पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही, पेड वेड कोर्स मैं नहीं लाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो होगा यूट्यूब में होगा। अगला है पंचवर्षीय योजना, पूर्व सोवियत रूस से लिया है, हमने बताया। पंचवर्षीय योजना अभी खत्म हो गई है, अब उसके जो है योजना आयोग पंचवर्षीय योजना चलाता था, उसके स्थान पर क्या आ गया है, उसके स्थान पर आ चुका है आपका जो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपकी प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले तो फंसा लेगा। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय और उपचारों का अधिकार किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय और लघु संविधान, ये आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो ये जरूर याद रखिएगा, अगर बी आर अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आर्टिकल 32 को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आपका मूल दर्शन अगर है ना, मूल दर्शन, आदर्श, उद्देश्य, ये सब प्रस्तावना में ही है। आपका संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि आप जब संविधान पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना अमेरिका में जैसे वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो हम भी बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को याद होना चाहिए। यहाँ पर पूरा प्रस्तावना मैं पढ़ के आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, वहाँ पर आपको सब कुछ बनेगा। और अपने आप संविधान की जो मूल बातें हैं वो आप प्रस्तावना पढ़ के ही समझ जाएंगे, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ही ली गई है। आयरलैंड से। और क्या लिया गया है, डीपीएसपी। जर्मनी से क्या, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। और क्या लिया गया है, राज्यसभा द्वारा नामांकन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कनाडा के द्वारा मजबूत संघ हमारे संविधान में लिया गया है। ये सब याद रखिएगा भाई। अब देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में
विशिष्ट ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। कभी आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, कभी आशा भोसले बन जाती हैं, कभी जया प्रदा बन जाती हैं राज्यसभा की सांसद, कभी कोई हीरो हीरोइन, कभी कोई कलाकार, ये सब बनते रहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति को 12 नामांकन करने का अधिकार है इन क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज़ हमने आयरलैंड से ली हुई है। अगला प्रश्न आपका बताता है, पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि देश में किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है? इसका अर्थ होता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि आप किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, पहले ही अपन देख चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आप कुछ भी अपने विचार आप बता सकते हो कि आप क्या किसके बारे में सोचते हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, किसी भी विश्वास को रख सकते हो। जैसे आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो, आप नास्तिक हो सकते हो, आस्तिक हो सकते हो, किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हो, और यही है स्वतंत्रता। ठीक है, तो आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या में भी वही लिखा जो मैंने आपको बताया। अगला है अकेली नागरिकता, हमने कहाँ से लिया? सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से लिया है हमने, हम ऊपर हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित अखंडता शब्द का उद्देश्य क्या है? तो अखंडता शब्द का उद्देश्य है देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। मतलब देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता। अखंडता मतलब जो टूट ना पाए, एक ये जो खंड है जो टूट ना पाए उसी को अखंडता कहते हैं। तो हमारे देश में एकता बनी रहे और हमारे देश का जो क्षेत्र है वहाँ पर अखंडता बनी रहे, कोई बाहरी शक्ति इसे तोड़ ना पाए, इसे ही अखंडता कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसकी व्याख्या। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, का उद्देश्य भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है ताकि देश का कोई भी हिस्सा अलग ना हो सके। वही मैंने जो आपको बताया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे? तो ये है भैया संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डिटेलिंग, संसदीय शासन प्रणाली जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका जो सरकार होती है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका जो संसद होती है के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब नियम ये बनाएंगे, लागू ये करवाएंगे, लेकिन ये लोग अपनी जो लागू करवा रहे हैं जो कार्यपालिका, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। जैसे आप जो है परीक्षा में कितने अंक लाएंगे इसके लिए आपकी जवाबदेही है ना आपके माता पिता के प्रति। मतलब माता पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो आप परीक्षा में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके प्रति आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? आप अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वैसे ही दिया गया है कि नियम ये बनाएगी, लागू ये करवाएगी, लेकिन ये जवाबदेह किसके प्रति होगी? विधायिका के प्रति, कि कैसे लागू करवाया ये पूछ सकती है। ठीक है, और वह प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करता है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और मैं आपके जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है, भारत में संविधान का सर्वोच्च होना, यह विशेषता किस देश से प्रभावित है? तो संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। ठीक है, कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का विचार किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका से बोल रहा हूँ, सॉरी आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से ही लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचक मंडल एक जो बनता है, जो लोग कुछ लोग वहाँ पर वोट करते हैं, आपके प्रतिनिधि लोग जहाँ पर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो एक निर्वाचक मंडल जो बनता है वो प्रावधान बार बार अमेरिका आ रहा है यार, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पता नहीं क्या हो गया, देखिए माफ़ कीजिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की जो पद्धति है, प्रावधान है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। डीपीएसपी भी यहीं से लिया गया है और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नामांकन करते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग शब्द का महत्व क्या है?
इसका महत्व है, यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, जनता। लोकतंत्र में अब अंतिम जो अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? जनता के पास होती है। तो वही चीज़ बता रहा है, हम भारत के लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं? तो ये मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार है आपके समानता के अधिकार, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। इसीलिए जो एक कानून की देवी जो बैठी रहती हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है। तो अंबानी जी अगर मर्डर करके आएंगे उनको भी फांसी देगी, और एक गरीब मर्डर करके आएगा उनको भी फांसी ही मिलने वाली है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से लिया है, मतलब ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राज्यसभा में, वो भी हमने पद्धति आयरलैंड से ही लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी का नाम डबलिंग है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर दे दे रहा हूँ। अब इसका डिटेल समझिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जरूर याद रखिएगा। सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनता है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह किस अवधारणा जो है देश से ली गई है? यह किस देश से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियां, अरे मजबूत केंद्र का होना, कनाडा से लिया है ना हमने, कनाडा से ही लिया है भैया। स्विट्जरलैंड से हमने कुछ नहीं लिया। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, देखा हमने। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है, बता चुका हूँ मैं, ये डिटेल अपन देख चुके हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो हमारे यहाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, ऊपर हम देख चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 2 सदनों वाली संसद द्विसदनीय विधायिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय मतलब हमारे यहाँ एक लोकसभा होता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं अमेरिका में, लेकिन लिया ब्रिटेन से, हमने याद रखना। जहाँ पर आपके द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग रहते हैं, और यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर नामांकन के द्वारा जाते हैं लोग। ये द्विसदनीय विधानसभा होती है। ये एक स्थायी सदन होता है, ये अस्थायी, हर 5 साल में बदल जाता है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन होता है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ के व्यक्तियों का, यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इनके लिए एज कितनी होती है? 30 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ही भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये भी जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं अपन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारत ने राजशाही को त्याग दिया है? मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा लोग जो रहते थे, और अब एक निर्वाचित राज्य, मतलब हम गणराज्य हो चुके हैं, मतलब सब कुछ हमारे यहाँ निर्वाचन से होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। गणराज्य का मतलब होता है, भारत एक गणराज्य है। कब बना था गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को बना था। गणराज्य का मतलब होता है जितने भी पदाधिकारी हैं सब निर्वाचित होके आते हैं, ना कि राजा का बेटा राजा वंशानुगत तरीके से नहीं आते, कहने का मतलब ये है। अगला, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से लिया है, पहले ही हमने बताया था आपको। जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब अब देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिसके तहत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रक्रिया ली गई है। मतलब विधायिका कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू कर सकती है, कर देती है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है, अगर जुडिशरी को, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखता है, तो वो उसको समीक्षा के लिए अपने अंडर में ले सकता है कि हम अब इसे देखेंगे, जांच करेंगे इसके सत्यता की, कि ये जो है ऑथेंटिक है भी या नहीं। अगर ऑथेंटिक नहीं पाया जाता तो उस कानून को ये खत्म कर देती है भाई सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो है नेता लोग बहुत डरते हैं जुडिशरी से। भारतीय संविधान, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोत में सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है अपने यहाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? भाई मेरे पहले ही बात कर चुके हैं अपन, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। क्या क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जरूर याद रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार का है, जरूर जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है।
अगला प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आता है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून लागू करवाएगी, लेकिन जवाबदेही इसकी विधायिका के प्रति रहेगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी अपनी औकात से बाहर जाकर काम करेगा तो न्यायपालिका उसको अपने अंडर में ले लेगी, और अगर इन्होंने कुछ उटपटांग फालतू का नियम बनाया होगा उसको न्यायपालिका निरस्त कर देती है। तो ये शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये जरूर से आप याद रखना है। इसकी व्याख्या सुन लीजिए। भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का पालन करती है, जिसके तहत सरकार के तीनों अंग, विधायिका मतलब संसद कानून बनाने वाली, कार्यपालिका मतलब पुलिस वगैरह हो गया कानून को लागू करवाने वाली, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते, ये जरूरी लाइन है। अनावश्यक, आवश्यक होने पर जुडिशरी इन दोनों के काम में अपना अड़ंगा अड़ा सकती है, ठीक है। और यह अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, तो ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक। वीडियो अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएंगे अपना। और फिर से बता रहा हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल चले जाएंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स और पीडीएफ सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान हमने लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। जब आपातकाल लगती है ना, तभी आपके मूल संविधान खारिज हो जाते हैं। तो ये आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ रहते हैं, कुछ जो है बाकी सब खत्म हो जाते हैं। जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता आपका आपातकाल के टाइम पर भी रहती है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के विस्तृत प्रावधान है, ठीक है। देखिए ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विस्तृत प्रावधान है, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, आपके डीपीएसपी वगैरह हैं। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें विस्तृत संविधान मतलब बहुत लंबा चौड़ा संविधान है ना आपका। हर जगह से हमने हमारे देश को जो सूट करता है वो ले रखा है, और हमने सब कुछ संविधान में अपने लिख रखा है। तो ऑथेंटिसिटी हमारे संविधान की बढ़ जाती है, और हमारे देश की अखंडता भी बनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा संविधान काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 किलोमीटर में भाई भाषा बदल जा रही है, हर 100 किलोमीटर में संस्कृति बदल जा रही है। तो हमारे यहाँ संविधान भी लंबा चौड़ा होना चाहिए ना, जो सबकी ज़रूरतों के हिसाब से सबकी ज़रूरतों को फुलफिल करता हो। नहीं तो पता चला कोई एक आदमी नाराज़ हो जाएगा, कोई एक आदमी खुश हो जाएगा। तो हमारे संविधान कितने खूबसूरत है, इतना विशाल देश होने के बाद और सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी जो है हमारा संविधान सबके लिए वैलिड है और सबको बहुत स्मूथली रन करा रहा है मेरे भाई, ठीक है। हमारा संविधान कितना महान है, और उस टाइम पे संविधान बनाने वाले लोग कितने महान रहे होंगे। हमारे BR अम्बेडकर साहब के साथ भी बहुत सारे लोग थे उस टाइम पर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। विधि का शासन, इसका व्याख्या देखिए, सिद्धांत जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, सभी कानून के समक्ष समान है। मैंने बताया था ना, अंबानी जी का एग्जांपल दिया था ऊपर, ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय के आदर्श किससे प्रेरित है? रूसी क्रांति से प्रेरित है न्याय के आदर्श। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से ही प्रेरित हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अगर यहीं आ जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, वो तो आयरलैंड से है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो अन्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से उसकी प्रक्रिया ली गई है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। नामांकन आयरलैंड से लिया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो समाजवाद शब्द का अर्थ आपका हो जाता है
लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करना। मतलब समाज में जो असमानताएं हैं, छुआछूत वगैरह, ऊंच नीच का ये असमानता, और जो पैसे इकोनॉमी से संबंधित असमानता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, उसको पाटना ही इसका अर्थ होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर जोर देती है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ये हमने देख चुका है, और ये हमने स्ट्रॉन्ग जो अपना संघ है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल है, वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया है? तो प्रस्तावना का विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। हालांकि प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये जरूर याद रखिएगा भाई, छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने आपके विशेष ध्यान दिया हुआ है। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारीक चीज़ें हैं, और यहीं पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान। चूंकि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, तो मुझे नर्व पता है ना एग्जामिनर की, कि वो कहाँ पे आपकी नस दबा देता है और आप जो है बिलख उठते हो एग्जामिनेशन हॉल में। आपको ऐसे ही पूछेगा कि जो है प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो आधे ऑस्ट्रेलिया आधे अमेरिका में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट लिया है प्रस्तावना का, और वहाँ प्रस्तावना की भाषा हमने, सॉरी 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 सॉरी, अमेरिका से हमने प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया है। देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। अमेरिका से हमने जो है प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक बार फिर बताता हूँ, प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। और वैसे ही आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगला देखिए, संघीय शासन प्रणाली की विशेषता का क्या अर्थ होता है? मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, यही केंद्र और संघीय शासन प्रणाली का यही अर्थ होता है। हमने ऊपर भी देखा हुआ है कि स्ट्रांग, हमारे यहाँ सेंट्रल जो है स्ट्रांग है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब किसी एक जो है धर्म को बढ़ावा नहीं देती हमारी सरकार, यही जो है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है। पंथ मतलब धर्म होता है ना। अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित है हमारा भारतीय संविधान। ठीक। अगला प्रश्न जो है, और हाँ ये जरूर याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के द्वारा। एक एक पॉइंट अगर मैं कुछ भूल भी जाऊं आपको बताने के लिए, तो मैंने व्याख्या में डाल दिया, तो व्याख्या जरूर आपको पढ़ना है। ठीक है। और ये 123 आर्टिकल कई बार पूछ चुका है भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को बोलने, इकट्ठा होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 आपका ये कहता है। हमने डिस्कस किया हुआ है मौलिक अधिकार में पूरा का पूरा। आर्टिकल 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। गणतंत्र शब्द किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में उद्देशिका में गणतंत्र शब्द ये फ्रांस से प्रेरित है, याद रखिएगा। ब्रिटेन से एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है हमने? प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या लिया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और फ्रांस से क्या लिया है हमने? फ्रांस से गणतांत्रिक शब्द लिया है। ठीक है। समानता क्या लिया है हमने? समानता, बंधुत्वता और जो है मेरे दिमाग से निकल रहा है भाई, अभी हमने अभी ऊपर देखा था ना, समानता वगैरह सब जो है फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है, मेरे दिमाग से अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, वो चीज़ें मिस हो रही हैं। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा, ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है। बंधुत्वता और समानता हमने फ्रांस से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। तो गणतांत्रिक आपका शब्द जो है फ्रांस से प्रेरित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे वकीलों का स्वर्ग बनाती है? इसकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है, जटिल है। तो आपने देखा होगा कि आप केस लड़ने के लिए वकील जो है अलग से पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ भाई, इतना खतरनाक है हमारे यहाँ जो भाषा, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है। और वहीं जो है वकीलों को उसका स्वर्ग बनाती है, वकील उसकी पढ़ाई करते हैं इसलिए उनको समझ में आता है। अगला, भारतीय संविधान में सरकार का कैबिनेट प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो सरकार की कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है भाई। भारतीय संविधान में सरकार की कैबिनेट प्रणाली, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना वो, इसमें कैबिनेट में एक सामूहिक इकाई के रूप में कार्य करती है, विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, और ब्रिटेन से ये लिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान
कि कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया था भाई B.R. अम्बेडकर ने। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। संविधान की आत्मा भी इसे कहा, आत्मा और हृदय भी कहा है आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ इंदौर के पास है, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, महू में हुआ है। B.R. अम्बेडकर का जन्म स्थान हमारा मध्य प्रदेश ही है, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हमने पहले ही देखा। अगला, संप्रभुता, सॉवेरेनिटी किसे कहते हैं? भारत अपनी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, मतलब हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तब आप संप्रभु हो जाते हैं, सॉवरेन कंट्री हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि रूस से तेल नहीं लो, तो हमने इस महीने रूस से और ज़्यादा तेल खरीद लिया, मतलब हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। भारत किसी के पर निर्भर नहीं है। अगला है, संसद की विशेषाधिकार, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की अवधारणा किस देश से ली गई है? पार्लियामेंट्री पूरा ब्रिटेन से लिया है, हमने ऊपर ही देखा है अभी। भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है, हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है इसमें संशोधन करना तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि इसमें संशोधन करना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल? अच्छा, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ऊपर हमने देखा था। तो संशोधन करना कहीं कहीं पर आसान भी है और कहीं कहीं पर मुश्किल भी है, तो यही चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की हुई है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का विचार किस देश से लिया था? हमने ऊपर देखा था कि कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, हालांकि कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, व्याख्या में मैंने आपकी एक एक जो आप सिली मिस्टेक करके आते हो ना, वो मैंने लिया हुआ है। देखो, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिका से लिया है। मतलब कानून सबका समान संरक्षण करेगा, ये अमेरिका से लिया है। और कानून के सामने सब समान होंगे, ये ब्रिटेन से लिया है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब समान होंगे, ये ब्रिटेन से लिया है। और कानून सबका समान संरक्षण करेगी, ये अमेरिका से लिया हुआ है हमने। ये जरूर याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। माइनर मिस्टेक आप जहाँ करते हैं ना, मैंने वही लिया। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1976-42 में संविधान संशोधन, ठीक है, ऊपर देख चुके हैं अपन। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? पंथ निरपेक्षता कहती है भाई, पर देख चुके हैं अपन पंथ निरपेक्षता। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया हुआ है, ऊपर देख चुके हैं। मजबूत संघ का प्रमाण है ये। अगला है, भारतीय, अच्छा, जो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या मतलब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के दर्शन, आदर्शों और उद्देश्य को प्रस्तुत करना। मैंने बताया था, ऊपर डिस्कस किया हुआ है, हालांकि एक बार फिर बता देता हूँ। प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपके संविधान का मूल विचार क्या है, मूल तत्व क्या है, वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो वही भारतीय संविधान का क्या दर्शन है, आदर्श और उद्देश्य, ये सब प्रस्तुत हो जाते हैं प्रस्तावना के द्वारा, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं सोचा था और क्वेश्चन है, लेकिन इतने ही क्वेश्चन हैं, और इतने क्वेश्चन से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी एग्जामिनेशन में, वर्ग 3 जैसे परीक्षा में। उससे ज़्यादा ही मैंने आपको कंटेंट दे दिया है। जो आपके सिलेबस में लिखा था, सिलेबस के तहत मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, और जो सिलेबस में लिखा था सब कुछ अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब इतना देखने के बाद आपको मेरा एक हक बनता है कि स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। और वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर लीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन भी आता है, तो हाइप भी आपको करना है, जिससे ये हमारा कंटेंट और लोगों तक भी पहुँचे, ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुँचे। और जैसे ही ये पॉलिटी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होगा ना, तो मैं इसका जितने भी अभी तक पॉलिटी के लेक्चर हैं सबका एक मैराथन वीडियो 5-6 घंटे का, उसे देख लीजिएगा बस। इसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पढ़ाया इतना शानदार है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन आएंगे यार। अगर इधर उधर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन हुए तो आपसे बन जाएंगे। मैंने पढ़ाया ही ऐसा है, कोई बोल नहीं सकता पेपर आने से पहले कि मेरा कंटेंट नहीं आएगा, लेकिन मेरा कंटेंट आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आप पेपर देखना तो, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ
कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं। और स्वतंत्रता दिवस की आपको बिलेटेड जो है हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही निवेदन करूंगा कि इस बार आप अपने परीक्षा में सफल हों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी परीक्षा में ज़रूर ज़रूर सफल होइए। और चलिए, इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी विद संजू SDL चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।